नमस्कार दोस्तों, लेट्स लर्न साइंटिया चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग जिस टॉपिक को लेकर आए हैं इस यूट्यूब के माध्यम से, उसका नाम है वायुमंडलीय नदी। अंग्रेजी में इसको एटमॉस्फेरिक रिवर कहा जाता है। तो वायुमंडलीय नदी को जानना क्यों जरूरी है? याद रखिएगा कि वायुमंडलीय नदी आज का नहीं बल्कि 1990 के दशक का ही गढ़ा हुआ एक शब्द है और एक घटना है। ये कोई नदी नहीं बल्कि मैं बताता हूँ इसके बारे में कि ये क्या है। तो ये करंट से रिलेटेड प्रश्न है और ये हाल में ही हो सकता है बीपीएससी और यूपीएससी के मुख्य परीक्षा में इससे आधारित कुछ प्रश्न बन जाए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग वायुमंडलीय नदी के बारे में। तो वायुमंडलीय नदी क्या होता है, पहले इसको समझना हमें जरूरी है। तो वायुमंडल में याद रखिएगा कि जो वायुमंडल है, जो हमारा पृथ्वी है, उसके चारों ओर गैसीय आवरण भरे हुए हैं। तो गैसीय आवरण जो भरे हैं, उसी गैसीय आवरण को हम लोग कहते हैं वायुमंडल। 5 परतों में वायुमंडल बटा हुआ है। तो हमें पता है कि जब वायुमंडल के ऊपर गैसीय आवरण है तो उस गैसीय आवरण के अंदर एक संकीर्ण लंबा क्षेत्र है, मतलब एक पतला सा लंबा क्षेत्र है जो उष्ण कटिबंध, जो पृथ्वी हम देखते हैं, पृथ्वी का जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, जहां पर कि काफी ज्यादा मात्रा में हीट होता है, उसके बाहर पर्याप्त मात्रा में जलवाष्प का वहन करता है। जलवाष्प को रखता है, अब्सॉर्ब करके रखता है, जलवाष्प को होल्ड करता है। वो एक चीज समझिएगा कि उष्ण कटिबंध के बाहर पर्याप्त मात्रा में बात कर रहा है। तो उष्ण कटिबंध की बात अगर हम करें तो उष्ण कटिबंध का अर्थ होता है जहां पर की उष्णता अधिक होती है, मतलब वहां पर गर्मी अधिक पड़ती है। तो गर्मी पड़ने के कारण क्या होगा कि वहां की जलवायु, जो वहां के नदियां हैं, जो वहां के समुद्र हैं, उसके ऊपर जब प्रकाश पड़ता है, उष्णता पड़ती है, तो वह वाष्पीकृत होकर वायुमंडल में पहुंच जाती है। तो वहां पर अधिक मात्रा में, यह खास करके ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो पृथ्वी की टेम्परेचर, जो तापमान है, वह इंक्रीज करते जा रहा है, जिसके कारण जो है जलवाष्प अधिक मात्रा में वायुमंडल में पहुंच रही है। जिस कारण से क्या हो रहा है कि वहां पर एक जलवाष्प का एक पट्टी बन जा रहा है जो उष्ण कटिबंध के ऊपर में बनता है। उसी जलवाष्प के पट्टी को या फिर उसी जलवाष्प के एक संकीर्ण लंबा क्षेत्र को ही वायुमंडलीय जो शोधकर्ता हैं, जो जिन्होंने इस पर शोध किया है, उसको 1990 के दशक में वायुमंडलीय शब्द का नाम दिया है या गढ़ा है। इसे और अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसे ट्रॉपिकल प्लम, ट्रॉपिकल कनेक्शन, नमी प्लम, जलवाष्प वृद्धि, क्लाउड बैंक के रूप में भी जाना जाता है। सबसे बड़ी चीज है कि इसके बारे में हमें जानना क्यों जरूरी है, इसको समझना है। तो वायुमंडलीय नदी जो है वो हजारों किलोमीटर लंबी, मतलब बहुत लंबी पट्टी हो सकती है। और मिसिसिपी के मुहाने, मिसिसिपी एक उत्तरी अमेरिका का एक नदी है। जो नदी मंडल है वो सबसे बड़ा, उत्तरी अमेरिका के अंदर बहने वाला सबसे बड़ा नदी मंडल है वहां का। तो जो मिसिसिपी का मुहाना है, उसके औसत प्रवाह, जितना वहां पर औसत प्रवाह होता है जल का, उसके बराबर का जल वाष्प जो है वह वायुमंडलीय नदी जो है वो वहन करती है। मतलब वो हमेशा वो अपने अंदर उतने जल को रखती है जितने की मिसिसिपी नदी, जो उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नदी मंडल है, वह जितना जलवाष्प को होल्ड करती है प्रवाह में, उतना ही परिवहन करती है यह वायुमंडलीय नदी। तो सोच सकते हैं कि कितनी जलवाष्प उसके अंदर भरी होगी। अब यहाँ पर इसका एक एग्जाम्पल आता है पाइनएप्पल एक्सप्रेस। तो ये पाइनएप्पल एक्सप्रेस क्या है? तो याद रखिएगा कि कैलिफोर्निया और वेस्ट कोस्ट के अन्य हिस्सों में वायुमंडलीय नदियों का एक श्रृंखला है, एक चेन है, जो वायुमंडल में लंबे संकीर्ण क्षेत्र हैं, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के बाहर अधिकांश जलवाष्प का परिवहन कर रहे हैं। तो वायुमंडलीय नदियों को ही एक तरह से पाइनएप्पल एक्सप्रेस भी नाम दिया जाता है। ठीक है। और याद रखिएगा कि पाइनएप्पल एक्सप्रेस कहा जाता है जब टेल एंड, जहां नमी को वायुमंडल में खींच लिया जाता है। टेल एंड होता है जहां पर कि वायुमंडल में नमी को खींचा जाता है, हवाई के पास यूएस वेस्ट कोस्ट की ओर शुरू होता है। ये जो शुरू होता है वो हवाई, मतलब आकाश में यूएस वेस्ट कोस्ट, यूनाइटेड स्टेट के वेस्ट कोस्ट की ओर से शुरू होता है। ठीक है। तो याद रखिएगा पाइनएप्पल एक्सप्रेस जो है वह एक वायुमंडलीय नदी का एक एग्जाम्पल है। यह नमी को प्रशांत क्षेत्र से अमेरिका और कनाडा तक ले जाती है। याद रखिएगा यह जो नदी है वायुमंडलीय नदी, यह प्रशांत क्षेत्र से अमेरिका और कनाडा तक इस नमी को लेके जाता है।
खास करके अभी जो बात करते हैं, कैलिफोर्निया में वर्तमान में वायुमंडलीय नदी का आगमन के लिए तैयारी कर रहा है, क्योंकि वायुमंडलीय नदी एक बार जब आती है तो ये काफी मात्रा में अपने साथ जलवाष्प को वहन करती है, जलवाष्प को धारण करती है, जिस कारण से इसके लिए पहले से तैयारी करनी होती है, जिससे कि काफी नुकसान ना हो, जिससे कि भारी बारिश होती है, बाढ़ और भारी हिमपात होने की उम्मीद होती है, तो जिसके कारण इसके लिए पहले से हमें तैयारी करने की आवश्यकता होती है। वैज्ञानिक वायुमंडलीय नदियों की पहचान कैसे करते हैं? तो सवाल उठता है कि वायुमंडलीय नदी है, इसकी पहचान कैसे की जाए? तो वायुमंडलीय नदी का जो पहचान है, वह वैज्ञानिक 2000 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर की तलाश करते हैं। 2000 लंबा कॉरिडोर मतलब हो गया एक पट्टी का तलाश कर रहे हैं। जैसे गलियारों का मतलब है कि इस क्षेत्र में रंग, जैसे कॉरिडोर को गलियारा भी कहते हैं, तो गलियारा का मतलब यह है कि क्षेत्र में रंग कैसा है, वहां का तापमान कैसा है, नमी की मात्रा कितनी है और अन्य पहलुओं के मामले में वातावरण लगभग समान रहता है। याद रखिएगा कि वायुमंडलीय नदी के ठीक नीचे जो समुद्र होता है, वहां की हवाएं जो है उसकी गति हमेशा भिन्न होती है। जो नॉर्मल जो समुद्र के ऊपर जो हवाएं होती है उसकी गति अलग होती है, लेकिन जहां पर वायुमंडलीय नदियां पाई जाती है उसके नीचे जो समुद्र होता है उसकी जो वहां की जो हवाएं होती है वो उसकी गति अलग अलग होती है। इसी प्रकार समुद्री बर्फ के आवरण और वर्षा की तीव्रता, इसका अध्ययन करके वैज्ञानिक जो है यह पता लगाते हैं कि वहां पर वायुमंडलीय नदियां मौजूद हो सकती है। अब यहाँ पर बात आती है कि वायुमंडलीय नदियों पर जलवायु परिवर्तन के क्या प्रभाव है। तो याद रखिएगा कि मैंने जैसे बताया कि जो वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रहा है, जिसको कि हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के तहत क्या होता है कि पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और हवाओं में पानी धारण करने की क्षमता भी बढ़ती जा रही है। याद रखिएगा जैसे जैसे तापमान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो आसपास की हवाएं हैं उसमें जल वाष्प को धारण करने की क्षमता और बढ़ते जा रही है। इसीलिए वायुमंडलीय जो नदियां हैं उसमें जलवाष्प की मात्रा अचानक से बढ़ती जा रही है। जैसे कि इसका एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं। जैसे कि आपने सुना होगा कहीं पर जैसे उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में बादल का फट जाना एक होता है, घटना होती है, बादल फट जाता है। सुना होगा आपने। बादल फटना कुछ नहीं होता है, बस एक वायुमंडलीय जो एक इन्वायरमेंटल घटना है, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि जो वायुमंडल है वहां पर जो जलवाष्प धारण किए हुए आपका बादल है वो अचानक से संघनित होकर पूरी तरह से एक बार में नीचे आ जाता है। वैसे धीरे धीरे संघनित होकर आता है तो उसे हम वर्षा कह देते हैं, लेकिन जब अचानक से वह संघनित होकर पूरी तरह से एक बार में नीचे आ जाए उसको हम लोग बादल फटने की संज्ञा में रखते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कि वहां पर जो नमी है, जो बादल है उसमें ज्यादा मात्रा में आ जाए आपका जलवाष्प, तो क्या होगा वहां पर अचानक से अगर बारिश होगी तो वहां पर काफी तीव्रता हो सकती है, काफी हिंसक हो जाता है और बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है ना, जिससे कि काफी बड़े क्षेत्र में वह नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है। और खास करके ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही वायुमंडलीय नदियों में जलवाष्प धारण करने की क्षमताएं बढ़ती जा रही। याद रखिएगा कि वायुमंडलीय नदियों की एक समस्या क्यों है, कि वायुमंडलीय नदी एक समस्या होती जा रही है हमारे लिए, ये क्यों है कि ये एक समस्या के रूप में हम लोग देखते हैं। तो याद रखिएगा कि शुष्क परिस्थितियों में, शुष्क मतलब होता है जहां पर सूखी परिस्थितियां हैं, जहां की वायुमंडल में नमी की मात्रा कम है ना, वहां पर वायुमंडलीय नदियों का एक लाभ भी होता है कि वायुमंडलीय नदियां जो है वो अचानक से तीव्र वर्षा करा के जंगल की आग बुझा लेती है। जैसे कि कई बार आपने सुना होगा ऑस्ट्रेलिया में आग लग गया, ऑस्ट्रेलिया में गर्मी के मौसम में काफी मात्रा में आग लग गया जंगल में। तो जंगल में आग लगने के कारण क्या होता है कि वहां पर जो है आप देखिएगा कि काफी मात्रा में जन धन की हानि होती है। तो वहां पर वायुमंडलीय नदियां एक आग बुझाने के लिए अच्छा स्रोत हो सकती है। लेकिन अगर हम बात करें कि सर्दियों और बरसात के मौसम के दौरान अगर ये वायुमंडलीय नदियां अपना कारनामा दिखाना शुरू कर देती है तो बाढ़ और भूस्खलन जैसे कारणों में शामिल हो जाती है। बहुत ज्यादा भूस्खलन होता है और बाढ़ की संभावनाएं उत्पन्न हो जाती है, वर्षा में शामिल हो जाती। देखिए यहाँ पर लिखा है मैंने ना, वे बाढ़ और भूस्खलन के कारण बनने वाली वर्षा में शामिल हो जाती है। मतलब जो जिस वर्षा से बाढ़ और भूस्खलन होता है उसमें वो शामिल हो जाती है वायुमंडलीय नदियां, वो ऐसा घटना करवाती है। 40 से अधिक वायुमंडलीय नदियां प्रशांत तट से अभी तक टकरा चुकी है। ये रिसेंट का न्यूज है जो कि 40 से अधिक वायुमंडलीय नदियां प्रशांत तट से टकरा गई है। उन्होंने अब तक ज्यादा नुकसान तो नहीं पहुंचा है, लेकिन हाल के दिनों में ऑस्ट्रेलियाई तटों से टकराने वाली वायुमंडलीय नदियां गंभीर क्षति पहुंचा रही है।
जो अभी हाल के दिनों में जो रिसेंटली ऑस्ट्रेलियाई तटों पर जो वायुमंडलीय नदी टकराई है, वह गंभीर रूप से हानि पहुंचा रही है। वहां पर काफी क्षति पहुंचा रही है। और याद रखिएगा, जो वायुमंडलीय नदियां हैं वह उष्ण कटिबंध में नहीं होता है, वे उष्ण कटिबंध से ऊपर परे होता है, मतलब अलग होता है। ठीक है, जहां पर की काफी मात्रा में टेम्परेचर होता है। मेरे ख्याल से आपको वायुमंडलीय नदियों के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को अच्छे से देखेंगे। तब तक के लिए अच्छे से देखिए, पढ़ाई कीजिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।